अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कैन 3104 हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनके कोई यूनिट्स नहीं होते, जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर की तरह के, हीट ट्रांसफर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे। ये जो वीडियो है बेटा आप लोगों के यूट्यूब पर, LMS पर, OCW पर अवेलेबल है। लेक्चर नोट्स जो हैं ये भी आपके ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर अवेलेबल है। बेटा जब आप हमारे पास ये ऑनलाइन गूगल मीट के सेशन को ज्वाइन करें तो प्लीज़ बेटा आपने इससे पहले ये वीडियो देखी हुई हो, कम से कम आपने ये नोट्स से एक दफ़ा गो थ्रू किए हो, ताकि आप एक्टिवली उसके अंदर क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा जी, अब हमारे पास जैसे कि आपने देखा है कि जो डायमेंशनलेस नंबर थे बड़े इंपॉर्टेंट था। आप एक को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, कि रेनॉल्ड्स नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और उस वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो फ्लो है किसी पाइप में वो आया लैमिनर है या टर्बुलेंट है। तो ये इस तरह से हीट ट्रांसफर के लिए भी बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास, सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर की तरह एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, और बाज़ वक़्त इनको डायमेंशनलेस ग्रुप्स भी कह देते हैं। ग्रुप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से जैसे आप देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर कि डाया भी है, वेलोसिटी भी है, उसके बाद जो है डेंसिटी भी है, विस्कोसिटी भी है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स को इकट्ठा एक ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, इसलिए इसको कभी कभार डायमेंशनलेस ग्रुप्स भी कहा जाता है। चलिए जरा देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हीट ट्रांसफर के डायमेंशनलेस ग्रुप्स हैं। उसमें हमारे पास बायोट नंबर, इसका फॉर्मूला होता है HL/K, और जो इसमें H है वो आपके पास जो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, K थर्मल कंडक्टिविटी। फिर इस तरह आपके पास ग्रेड्स नंबर है, इसके अंदर आपके पास ये M मैच फ्लो रेट, CP हीट कैपेसिटी, K थर्मल कंडक्टिविटी, L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इस तरह ग्राशॉफ नंबर है, उसके अंदर L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, रो डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो डेल्टा B है थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। उसके अलावा आपके पास जो डेल्टा T है ये टेम्परेचर डिफरेंस है। म्यू जो है आपके पास, ये आपके पास एब्सोल्यूट या डायनामिक आपके पास विस्कोसिटी है। जेकब नंबर, इसको JA से जो है आप डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है उसमें जो आपके पास CP है हीट कैपेसिटी, जो TS है ये एक टोटल स्टैग्नेशन टेम्परेचर है। बेसिकली टोटल स्टैग्नेशन टेम्परेचर क्या होता है? मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम स्टेशनरी है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो स्टेशनरी होने की वजह से उसकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो हो जाएगी, लेकिन एनर्जी जीरो हो नहीं सकती। काइनेटिक एनर्जी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसको आप कहते हैं कि टोटल स्टैग्नेशन वो टेम्परेचर है। अच्छा, इसी तरह आपके पास यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है आपके पास एक सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, डेल्टा H जो है ये आपके पास जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द वेपर्स है उसको आप लिख रहे हैं। नसल्ट नंबर हमारे पास NU बड़ा फेमस नंबर है हीट ट्रांसफर के अंदर, बहुत यूज किया जाता है नसल्ट नंबर। नसल्ट नंबर बड़ा सिंपल, HD/K। अच्छा, अब ये थर्मल कंडक्टिविटी H, D डाया, K जो है आपके पास जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। नसल्ट नंबर को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, उसमें आप ये करते हैं कि स्टैंटन नंबर, प्रेंटल नंबर और जो है रेनॉल्ड्स नंबर, इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो आप उसको नसल्ट नंबर कहते हैं। तो इसी तरह पैकलेट नंबर है, देखिए जो पैकलेट नंबर होता है वो आपके पास, उसके अंदर आपके पास डाया, फिर एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप इस तरह से ये पैकलेट नंबर बनते हैं। फ्रंटल नंबर PR, ये हीट कैपेसिटी, उसके अलावा आपके पास डायनेमिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, K जो है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी,
रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा कॉमन है, आपको पता है, डाया, फिर आपके पास एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी, और इसके अंदर हमारे पास जो है, अच्छा ये बेटा मैंने यहाँ पे इसको के लिख दिया है, इट शुड हैव बीन विस्कोसिटी, यहाँ पे के नहीं है, दिस इज अ मिस्टेक, दिस शुड नॉट बी द के, बट इट शुड बी म्यू, यानी कि आप डायनेमिक विस्कोसिटी, या ये आप इसको जो म्यू ओवर रो की जगह पे आप जो है नू लिख देते, सॉरी बेटा मेरी मिस्टेक है, इसको यहाँ पर ये म्यू होना चाहिए था। अच्छा, स्टैंडर्ड नंबर के लिए एच ओवर सी पी, अच्छा, और ये इसके अंदर जो सीपी हीट कैपेसिटी, ये आपका हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी, और ये डेंसिटी है। फिर इसी तरह एक रिले नंबर है, जो रिले नंबर है उसके अंदर आपने क्या किया है कि ग्रेशोफ और प्रेंटल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल, जी एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बीटा, टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये जो है इसके अंदर नो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और आपके पास ये जो है अल्फा जो है थर्मल डिफ्यूजिविटी है। इस तरह आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उस तरह आपके पास ये थर्मल डिफ्यूजिविटी भी है। इसको लिखने का एक और तरीका, आप इसको एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर डिफरेंस, उसके बाद आपके पास ये रो डेंसिटी, सीपी हीट कैपेसिटी, जो म्यू है आपके पास वो आपके पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और या डायनामिक विस्कोसिटी, और के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा ये एक मैंने आपको ओवरव्यू जो दिया है इन जो हमारे पास डायमेंशनलेस नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बेटा, आप लोग आपको याद अगर हो, क्योंकि जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट हैज ऑलवेज बीन आस्क्ड इन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के अंदर ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि भाई इनको इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। ऑब्वियसली हम अपने न्यूमेरिकल्स में ये सारे के सारे यूज नहीं करेंगे, मोस्टली हम नसल्ट नंबर, फ्रेंटल नंबर, इसमें से कुछ चैप्टर ग्रेशॉफ नंबर है कि आप मैथ्स ट्रांसफर के अंदर भी यूज करेंगे, तो हम जो है सारे यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनके बारे में पता होना, कम से कम आपको पता हो इसकी क्या नोटेशन है, आपको पता हो इसका बेसिक फार्मूला क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को बताई है कि जो टर्म्स का क्या मतलब है, मैंने डिटेल से उनकी जो जो वो नोटेशन है मैंने आपको उसके अंदर मेंशन कर दिया। अच्छा जी, जरा थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिविजुअली आपके पास जो नंबर्स हैं ये हैं क्या। अच्छा आप देखिए ज़रा, जो ये बायोट नंबर है बेसिकली ये सारे के सारे नंबर आपको पता होना चाहिए डायमेंशनलेस नंबर है, इनका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास अगर आपके पास देखिए कोई रेशियो हो, यानी कि आपके पास हीट ट्रांसफ़र अगर कहीं रेजिस्टेंस हो रही है जो कि आपकी विद इन द सिस्टम कोई हीट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस हो रही है, तो आप उसकी रेशियो ले लें, यानी कि आप इस हीट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस जो किसी आपकी सिस्टम के अंदर हो रही हो, इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं बेसिकली उस रेजिस्टेंस पर जो कि सराउंडिंग और सिस्टम के सरफेस पे हो रही हो, तो आपके पास जो नंबर आता है उसको डायमेंशनलेस नंबर को आप बायोट नंबर कहते हैं। और ये जो बायोट होता है इसमें एक चीज़ बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जिस वक्त आपके पास जो भी सरफेस के ऊपर कोई फिल्म जो होती है, वो सरफेस फिल्म जो है अगर जो है हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस को स्टॉप कर देती है या रोक देती है, तो जो है आपके पास जो है जो बायोट नंबर होगा वो स्मॉल होगा। इसके मुकाबले में अगर आपके पास देखिए जो कंडक्शन है सॉलिड के अक्रॉस, वो बेसिकली अगर लिमिटिंग फैक्टर है, वो आपके पास जो है आपकी हीट के ट्रांसफर प्रोसेस को स्लो कर रही है, उस वक्त आपके पास जो बायोट नंबर है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। ग्रेड्स नंबर क्या है हमारे पास, इसके अंदर बेसिकली जो ग्रेड्स नंबर है ये आपको जो है लैमिनर फ्लो देता है, जो है आपको बताता है कि मिसाल के तौर पर कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है और साथ साथ आपके पास लैमिनर फ्लो के बारे में बताता है। और ये सारा प्रोसेस खास तौर पर कंडूट्स के बारे में, मैंने कंडूट के बारे में आपको सीपीपी में हमने सीपीटी में ये डिटेल से डिस्कशन की हुई है। तो कंडूट और पाइप में जो फ़र्क होता है, जैसे कि आप जो डक्ट्स वगैरह बनाते हैं आप जो है उसके लिए, तो उनको नॉर्मली कंडूट कहा जाता है। और उसके बाद जो आपके रियल लाइफ के पाइप्स होते हैं वो बाकायदा वो पाइप्स होते हैं
तो इसके अंदर बेसिकली आपको ग्रेड्स नंबर से क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है कोई थर्मल जो डेवलपमेंट है, मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा है कि एसी की डक्ट्स होती हैं, आपके पास वो लंबे लंबे पाइप चल रहे होते हैं रेक्टेंगुलर किस्म के, वो जो डक्ट है उसकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमें पता चल जाता है कि डक्ट की एंट्रेंस के ऊपर आया थर्मल डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। ये थर्मल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, थर्मल डेवलपमेंट बेसिकली आपके पास ये आपको बताती है कि अब अक्रॉस द लेंथ जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो मजीद चेंज नहीं होगा। बेसिकली टेम्परेचर प्रोफाइल अभी हमने इसके ऊपर बात नहीं की, तो इंशाल्लाह ये किसी जो नेक्स्ट लेक्चर का ये टॉपिक होगा आपके पास कि हम किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास बेसिकली जब जो हम बात कर रहे हैं कि आप डक्ट्स के ऊपर थर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, तो थर्मल डेवलपमेंट से मतलब ये होता है कि अब आपके पास जो एक हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म इन प्लेस है, और अब आपके पास जो टेम्परेचर के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी, और इस वो प्रोफाइल कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए उसको आपने थर्मल डेवलपमेंट कहा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ग्रेड्स नंबर की जो वैल्यू है 1000 से कम आए, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो आपका फ्लो है वो अब थर्मली डेवलप हो चुका है, उसके अंदर किसी किस्म का जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, जो ग्राशॉफ नंबर है, इस ग्राशॉफ नंबर को आप जो है बेसिकली आप फ्लूइड डायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों में यूज करते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो ग्राशॉफ नंबर है ये रेनॉल्ड्स नंबर से मिलता जुलता है। रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली होता है कि आपके पास जो इनर्शियल फोर्सेज हैं उनकी रेशियो को आप विस्कस फोर्सेज पर डिवाइड कर देते हैं, जबकि जो ग्राशॉफ नंबर है इसके अंदर आप बायंसी फोर्सेज को आप जो है उसको विस्कस फोर्सेज पर डिवाइड कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जो ग्राशॉफ नंबर है कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये रेनॉल्ड्स नंबर से मिलती जुलती है। जेकब नंबर, अच्छा, अब जो जेकब नंबर है बेसिकली ये एक डायमेंशनलेस ऐसा नंबर है जो कि रेशियो होती है आपकी सेंसिबल से लेटेंट हीट के लिए। मिसाल के तौर पर देखिए कि आपके पास कोई लिक्विड वेपर फेज चेंज प्रोसेस है कि लिक्विड वेपर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और इस किस्म के प्रोसेस के अंदर जो आपके पास हीट जो है वो आपकी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। तो अगर आप ऐसी हीट की वो आप रेशो बना लें, यानी कि वो रेशो होगी आपकी सेंसिबल और लेटेंट हीट को, इसी भी हम डिवाइड कर ये हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास बेसिकली जो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट क्या है। याद रखने के लिए कि जो सेंसिबल हीट होती है इसमें आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, बेसिकली आपके पास जो है फेज चेंज नहीं हो रहा था। जो लेटेंट हीट होती है इसके अंदर फेज चेंज हो रहा होता है, इसमें एज सच जो है आपके पास जो टेम्परेचर चेंज है वो नहीं होती। जी, इसी तरह हमारे पास जो है एक नशट नंबर है। नशट नंबर हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये जो नशट नंबर है ये आपको हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, और ख़ास तौर पर ये बेसिकली रेशियो है हीट ट्रांसफर रेट को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं उस रेट पर जिसके ऊपर जो कंडक्शन है आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से कोई कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो इस रेशियो को आप नशट नंबर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। पैकलेट नंबर है, जो पैकलेट नंबर होता है बेसिकली ये रेशियो होती है ऐसी हीट ट्रांसफर की जो कि मोशन की वजह से मूव सिस्टम के मूव करने की वजह से हीट ट्रांसफर हुई है। और उसके अलावा आपके पास जो है अगर जो कंडक्शन की वजह से कोई हीट ट्रांसफर हुई है, तो आप इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें, जो आपके पास नंबर आएगा वो पैकलेट नंबर आएगा। अच्छा, पैकलेट नंबर को इस तरीके से भी आप बताया जाता है कि ये जो पैकलेट नंबर है आपके पास बेसिकली बड़ा स्मॉल होता है। अगर आपके पास वैल्यू आए तो इसका मकसद है कि आपके पास जो कंडक्शन है वो मेजर रोल प्ले करेगी आपके हीट ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर। और जो कंडक्शन होती है नॉर्मली वो वॉल्स होती हैं आपके ट्यूब के, और जो पैकलेट नंबर है बेसिकली ये प्रोडक्ट होता है रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर का। मतलब रेनॉल्ड और प्रेंटल को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो पैकलेट नंबर आ जाएगा। ये हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, वेलोसिटी
और जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स, इन चीज़ों के ऊपर आपका पेकलेट नंबर वो डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, फिर हमारे पास इस तरह जो है प्रेंटल नंबर है। तो बेसिकली ये सिंपली आप कहते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप जिस वक्त थर्मल डिफ्यूजिविटी पर डिवाइड कर दें तो आपके पास जो चीज़ आएगी उसको आप कहेंगे ये प्रेंटल नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बेसिकली कि ये आपके पास रेशो होती है इनर्शियल फोर्सेस को अगर आप विस्कस फोर्सेस में डिवाइड कर दें तो रेनॉल्ड्स नंबर आता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, लेट्स से आपके पास 2100 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इसका मतलब है फ्लो लैमिनर होगा। अगर आपके पास 4000 वैल्यू आती है तो इसका मतलब 4000 जो है आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा। और उसके मुकाबले में जब 2100 और 4000 के दरमियान में, 2100 और 4000 के दरमियान में आपके पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू रहती है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो फ्लो है जो 2100 और 4000 के दरमियान में वो काइनेटिक सॉरी वो 2100 और 4000 के दरमियान में आपके पास जो है वो लैमिनर भी हो सकता है और टर्बुलेंट, दोनों किस्म का वो फ्लो हो सकता है। अच्छा जी, स्टैंटन नंबर देखते हैं। बेसिकली ये जो स्टैंटन नंबर है ये भी आपके पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है इसको आप कह सकते हैं कि मेजर करने का तरीक़ाकार है। और इसके ज़रिए बेसिकली आप जो हीट रेशो होती है आपकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, और आप उसको रेशो ले लेते हैं जो कि आपके पास जिस तरह पाइप के अक्रॉस अगर कोई टेम्परेचर राइज हुआ है और जो कि वेलोसिटी या हीट कैपेसिटी की वजह से, इसको आप स्टैंटन नंबर कहते हैं। रेले नंबर ये भी एक प्रोडक्ट है बेसिकली ग्राशॉफ नंबर और प्रेंटल नंबर का। इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि आपके पास जो फ्लूइड है किस तरीके से फ्लो कर रहा है। और नॉर्मली आपके पास अगर एक मखसूस लोअर रेंज होगी पता चलेगा कि फ्लो लैमिनर है, और अगर आपके पास हाई रेंज होगी तो पता लगेगा कि फ्लो आपके पास टर्बुलेंट है। और प्रेंटल नंबर का इसमें फ़ायदा हमें से यही होता है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे फ़ौरन पता चल जाता है कि आपके पास जो अगर इसकी कोई वैल्यू एक रेंज मखसूस रेंज से इसकी वैल्यू कम हो तो हमें पता चल जाता है कि आपके पास जो है कोई लैमिनर फ्लो होगा, और जबकि अगर कोई हाई वैल्यू होगी तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपके पास कोई टर्बुलेंट फ्लो है। अच्छा, कुछ हम ऑलरेडी आप सीपीपी में हीट कैपेसिटी वगैरह को पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि बार बार हमारे पास हमने देखा है कि जो हमारे पास ये डायमेंशनलेस नंबर्स थे, इन डायमेंशनलेस नंबर्स के अंदर बहुत जगहों पर आपके पास हीट कैपेसिटी का जिक्र आया है। तो ज़रा देख लेते हैं कि भाई ये हीट कैपेसिटी क्या है और किन चीज़ों के ऊपर जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड कर रही है। अच्छा जी, हीट कैपेसिटी को बड़ा सिंपली किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए आप उसको बेसिकली उसके टेम्परेचर, उस सब्सटेंस के एक नोन मास को टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय डिग्री ऑफ 1 डिग्री, और उससे आप इसकी हीट कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। मसलन मैं आपको जो है कुछ मिसालें देता हूँ। उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हीट कैपेसिटी है तो आप कह सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी होगी यानी कि वाटर की, अगर आपके पास इफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर is heated from 15 degrees C to 16 degrees C at 1 atm, so the amount of heat that has been required to raise this temperature is 1 kilogram calorie or 1 kilocalorie, and this heat will be the heat capacity of the water. अच्छा, इसी तरह आपके पास अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास 1 ग्राम जो है हमारे पास अगर पानी हो तो हम ये कहेंगे कि अगर जो 1 ग्राम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water from 15 degrees C to 16 degrees C at a pressure of 1 atm is called 1 calorie या 1 gram calorie. इसी तरह if we have 1 pound mass of water, the amount of heat that is required to raise the temperature of 1 pound mass of this water from 60 degree F to 61 degree F will be equal to 1 BTU,
and this is will be the heat capacity. अच्छा, अब जो हमारे पास एक चीज़ ऐसी है कि अक्सर बुक्स के अंदर हम जो है एक स्पेसिफिक हीट की टर्म यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिक हीट की जो टर्म है और स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी दोनों सेम नहीं है। बहुत ज़्यादा बुक्स में ऐसा जो है इमेज किया जाता है कि भाई कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों दुरुस्त नहीं है। एक स्पेसिफिक हीट की ये डेफिनेशन, इसकी कुछ मखसूस और डेफिनेशन भी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट की एक ये डेफिनेशन भी है कि ये बेसिकली आपके पास होती है हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास अगर किसी सब्सटेंस कि हम किसी मखसूस चीज़ की बात कर रहे हैं और उसको वाटर के हीट कैपेसिटी पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट आ जाती है। अब मसलन कैसे है, जब आप वाटर की जो है हीट कैपेसिटी को वाटर की हीट कैपेसिटी पे डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट आपके पास जनाब आ जाएगी, जो है वो आपके पास सेम आ गई, वन आ गई। तो इसके लिए इसी वजह से, क्योंकि वाटर के केस में उनकी स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी सेम थी, इसलिए जो है कुछ राइटर्स ने हीट कैपेसिटी की जगह पर स्पेसिफिक हीट भी लिखना शुरू कर दिया, जो कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखिए कि जब मिसाल के तौर पर हमारे पास हम गैसेस की बात कर रहे होते हैं, तो जो आप जब गैसेस का टेम्परेचर तकरीबन आप जो है हीट करने के बाद उसका 1 डिग्री टेम्परेचर उसका जो है आप इंक्रीज करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो आपने इंक्रीज किया है 1 डिग्री टेम्परेचर, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। लिक्विड के लिए आप ऐसा नहीं करते। लिक्विड्स के लिए हम ये कह देते हैं कि एट 180 आपने कांस्टेंट प्रेशर बना दिया, दैट्स इनफ। लेकिन गैसेस के लिए आपको बताना पड़ेगा वेदर दिस वाज एट अ कांस्टेंट प्रेशर और दिस वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब हमारे पास वजह क्या है, क्योंकि बेसिकली आपके पास कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के दोनों कंडीशंस के ऊपर जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसीलिए आपको जो है हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हम आइडेंटिफाई करने के लिए इन जो है आप जो है हीट कैपेसिटी को के लिए आप डिफरेंट किस्म के सबस्क्रिप्ट यूज करते हो। मसलन अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गैसेज है, उसको आप लिखते हैं Cp। और अगर वो हीट कैपेसिटी जो है आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, देन यू ऑलवेज राइट C सबस्क्रिप्ट V। तो ये जो P और V, ये जो P और V सबस्क्रिप्ट है, तो ये आप जो है इनको आप यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं, इनके लिए ऐसा नहीं किया जाता। मसलन आपके पास जो है लिक्विड्स और जो हमारे पास गैसेस हैं, उनके लिए सिर्फ लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए ऐसा नहीं किया जाता। सिर्फ ये डिस्टिंक्शन गैस की स्पेसिफिक हीट के लिए की जाती है। और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज easily available in many literatures। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनके अंदर आपको easily ये लिटरेचर जो है इनके बारे में मिल जाता है। अच्छा, हीट कैपेसिटीज को इसके अलावा आप बाज़ औक़ात पे मैश बेसिस के अलावा आप मोलर बेसिस के ऊपर भी एक्सप्रेस करते हैं। जब हम हीट कैपेसिटी को मोलर बेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक यूनिट बन रहा है कैलोरी 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सी, तो पॉसिबल है कि आपके पास जब ग्राम मोल में करेंगे तो वो हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम मोल पर डिग्री सी। या अगर आपके पास BTU पर पाउंड पर डिग्री एफ है तो हो जाएगा BTU पर पाउंड मोल पर डिग्री एफ। फिर उसके अलावा जो हमारे पास चीज़ है, अब देखिए जब हम Cp की बात कर रहे हैं और आपके पास आ जाता है कि देखिए आपके पास Cp ये हीट कैपेसिटी ऑन द मोलर बेसिस है या हीट कैपेसिटी ऑन मैश बेसिस है। इन दोनों चीज़ों को फ़र्क करने के लिए नॉर्मली जिस तरह अब आप जब आप मैश बेसिस पे जो Cp की वैल्यू लिखते हैं वो स्मॉल लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे स्मॉल Cp स्मॉल Cv। लेकिन अगर आप मोलर बेसिस पे लिखेंगे तो उसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल CV कैपिटल Cp। जैसे ये यहाँ पर आपके पास ये कैपिटल Cp कैपिटल CV, दिस represents the heat capacities on molar basis, और small Cp small Cv, this represents heat capacities on mass basis।
जो हमारे पास हीट कैपेसिटीज होती हैं ये बेसिकली आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को फंक्शन होती है। मसलन अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में से कोई भी चीज़ चेंज कर दें तो आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो चेंज हो सकती है। ख़ास तौर पर जब हम लोग अपनी हीट इसकी इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली जो है प्रेशर को जो है हम निगलेक्ट कर देते हैं, प्रेशर के इफेक्ट्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन असल में जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, सॉलिड्स जो है, जो बेसिकली सॉलिड्स के लिए जो ये डिपेंडेंस है टेम्परेचर और प्रेशर पर, सॉलिड्स के लिए ये जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर और प्रेशर पर ये काफ़ी वीक है। लेकिन फिर भी जो लिक्विड्स होते हैं बेसिकली आपके पास, वो फिर भी जो है लिक्विड्स के मुकाबले में ये डिपेंडेंस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो लिक्विड्स है वो सॉलिड्स के मुकाबले में प्रेशर पर लेस डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि जो लिक्विड्स हैं, बेटा दोबारा गौर से सुनिएगा, जो लिक्विड्स हैं वो सॉलिड्स के मुकाबले में प्रेशर पर लेस डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन टेम्परेचर पर जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इसके मुकाबले में जो गैसेज होती हैं बेसिकली, वो आपकी जो गैसेज है उनकी भी टेम्परेचर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होती है। अच्छा, जो लिक्विड्स है उनकी भी जो है वो स्लाइड डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर पर, लेकिन जो गैसेज हैं उनकी डिपेंडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है आपकी स्पेसिफिक हीट के ऊपर, और जबकि प्रेशर पे जो है उनकी डिपेंडेंस बड़ी कम होती है। अच्छा जी, खास तौर पर जब हमारे पास गैसेस कोई आपके पास क्रिटिकल स्टेट के करीब होती है, उस वक्त जो प्रेशर डिपेंडेंस होती है गैसेस की, वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वो गैस की प्रेशर डिपेंडेंस फॉर सीपी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब हम सीपी की बात करें, हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और उसको इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के, ये बेटा आपको याद होगा सीपी में हम सीपी के ये फॉर्मूलाज यूज ऑलरेडी कर चुके हैं कि सीपी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गैमा टी स्क्वायर, या सीपी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस ए टी माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इनको हमने बड़ा सक्सेसफुली यूज किया था अपने सीपीपी में। और ये जो आपके पास अल्फा बीटा गैमा या ए बी सी, ये जो आपके पास है, इनकी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की हमारे पास इजीली अवेलेबल होती थी, जिसकी वजह से हमने ये सीपी वगैरह की जो वैल्यूज थी उनको कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा जी, एक और हमारी इंपॉर्टेंट बहुत प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी जगह जगह आपके पास ये डायमेंशनलेस नंबर्स के अंदर इनको यूज किया गया था, ये आपके पास आई थी। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन में भी इसका बड़ा रोल प्ले है। वो है जी थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी है क्या बेसिकली। थर्मल कंडक्टिविटी से पहले थोड़ा सा कंडक्शन को देखते हैं कि क्या कंडक्शन कैसे हो रही होती है। देखिए, आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर है उसके लिए आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स आपके पास होनी चाहिए, और हीट ट्रांसफर उसी वक्त होती है कि जब आपके पास कोई टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है अक्रॉस अ सॉलिड बॉडी। अच्छा, जब जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, आपके पास जो हीट होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाएगी, हत्ता कि आपके पास कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव हो, यानी कि आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है वो सेम हो जाए, ताकि हीट फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, हमारे पास बेसिकली जो सॉलिड्स में से जो हीट पास कर रही होती है जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के जरिए, वो कंडक्शन होती है। लेकिन देखिए, जब आपके पास कोई सॉलिड सरफेस गैस के साथ या आपके पास लिक्विड के साथ इन कांटेक्ट होता है, तो उस कांटेक्ट वाले एरिया में भी थोड़ी बहुत कंडक्शन होती है। उसके बाद जो है बाद में वो फिर सारी कॉन्वेक्शन वगैरह पे आ जाती है। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारे पास जो कंडक्टिविटी है, जिसको हम एक स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी क्या करती है, ये बेसिकली हमें बताती है कि आपके पास कितनी आसानी से, कितना तेज या कितना जनाब वाली कोई जो है वो आपके पास जो है हीट जो है वो किसी सब्सटेंस में से फ्लो कर रही है। इसको आप डिफाइन इस तरह करते हैं कि आपके पास बेसिकली जो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम
through a unit surface area of a unit thickness as a result of a unit difference in temperature। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने ये बताना है कोई भी जो हीट है, हीट अगर आपके पास जो है किसी यूनिट टाइम है, तो यूनिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी यूनिट टाइम के अंदर यूनिट सरफेस एरिया में से जिसकी यूनिट थिकनेस है वो टेम्परेचर डिफरेंस के तौर पर, यानी कि आपके में सारी चीज़ें आ जाएंगी, टाइम भी आ जाएगा आपके पास जनाब, यानी इसके अंदर यूनिट एरिया भी आ जाएगा, सरफेस एरिया भी आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास यूनिट जो है वो कोई उसके अंदर आपके पास थिकनेस भी आ जाएगी और उसके बाद आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस भी आ जाएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ये थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। और डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टाइप, तो डिफरेंट मटेरियल्स की ये डिफरेंट होगी। हमारे पास जैसे कंडक्टिविटी के जो मेजर यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पे देखिए कि हम आपके पास ये BTU फिट पर आवर पर फिट स्क्वायर पर डिग्री है, या BTU पर आवर पर फिट पर डिग्री एफ, या वॉट और मीटर इंटू डिग्री सी, या वॉट और मीटर इंटू केल्विन। ये हमारे पास जो है मेजर इसके यूनिट्स हैं। और इसमें एक चीज़ और ये है कि जो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी का बेटा जो वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी मैंने जो है आपके पास लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा ये आपको आइडिया होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए किस तरीके से वेरी कर रही होती है। तो जनरली या बताया जा सकता है आपको कि जो मेटल्स के केस में सॉलिड मैटर, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं और मेटल्स जो उनके केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 15 to 400 वॉट पर मीटर पर डिग्री सी होती है, जबकि उसके मुकाबले में जो लिक्विड है आप देख सकते हैं कितनी कम है कि लिक्विड जो है वो 0.1 to 10 वॉट पर मीटर इंटू डिग्री सी इस रेंज में होती है। जबकि गैसेस के केस में जो गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। इसका मतलब ये है, देखिए जिस चीज़ की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज कंडक्टिंग मच फास्टर, मच मोर हीट एज कम्पेयर टू द अदर सब्सटेंस। मतलब आपने अगर कोई अच्छा कंडक्टर लेना है, कोई आपने कंडक्शन करवानी है, इसके लिए आप वो मटेरियल लेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अच्छी होगी, हाइयर होगी। आपने इंसुलेशन का काम करना है तो आप वो मटेरियल चूज करोगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो मच लेस है, मच स्मॉल है। आप देखिए कि यहाँ पर गैसेज हैं, तो गैसेज के केसेस में हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो आपके पास रेंज दी हुई है 0.01 से 0.2 है, तो ये बेसिकली बहुत स्लो वैल्यू है, बहुत लो वैल्यू है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि एयर को आप एज ए इंसुलेटर हम यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हम रजाई लेते हैं तो रजाई में रुई होती है, तो रुई हमें एक्चुअली गर्मी पहुंचा नहीं रही होती, उस रुई के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है एंड एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से वो हमारे हीट को जो है रोक लेती है और उसके बाद आपकी जो बॉडी से हीट होती है वो रूम के अंदर स्लोली जाती है और हमारा जिस्म गर्म रहता है। सर्दियों में हम रुई को इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को CPP में एक दफ़ा ये डिस्कस किया था कि बाहर के सर्द ममालिक में जहाँ पर टेम्परेचर जैसे कनाडा के कुछ इलाके हैं वहाँ पर -40, -44, -50 तक टेम्परेचर चला जाता है। रशिया के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, अंटार्कटिका है, वहाँ पर जब घरों में खिड़कियाँ बनाई जाती हैं या आपकी बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहाँ पर दीवारों के दरमियान में आप गैप रखते हैं, तो वहाँ पर आपके पास एयर मौजूद होती है, क्योंकि जो एयर होगी वो इट्स अ वेरी पुअर कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ मच लो कंडक्टिविटी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपको पता होनी चाहिए बेटा। कि मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक ऐसा सब्सटेंस है, हमें उसकी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं पता, हमें ये पता है गैस है, और जो गैस के केस में इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट मीडियम रेंज इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है। मैं इस तरह का सवाल बना दूं, अब आप क्या वैल्यू लोगे थर्मल कंडक्टिविटी की? मैंने वैल्यू आपको नहीं दी क्योंकि आपको रेंज पता होनी चाहिए थी भाई कि 0.02 से 0.2। अब आपको ताकि उस रेंज के हिसाब से आप इसको वो जो है खुद से कोई वैल्यू चीज करके आप उसको लिख लें। तो इस तरह भी न्यूमेरिकल्स में पॉसिबल है कि आपको कोई वैल्यू ना दी जाए, बल्कि आपकी ये टेस्टिंग की जाए कि आप किस तरीके से इन वैल्यूज को जो है आप उसको जो है यूज कर पाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स की होती हैं ये मोस्टली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती हैं, और ख़ास तौर पर
जो आपके पास अगर कोई प्योर मेटल है, तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है हमेशा टेम्परेचर के साथ साथ उसकी डिक्रीज करती है, यानी कि आपके पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है प्योर मेटल की वो डिक्रीज कर रही होती है। अच्छा, जो एलॉय होते हैं, एलॉय के अंदर ये अपोजिट है, यानी कि एलॉय की जो थर्मल कंडक्टिविटी है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अच्छा, जो लिक्विड्स होते हैं बेसिकली वो भी आपके पास जो है मोस्टली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स जो है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो प्रेशर के ऊपर उनकी डिपेंडेंस नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड्स की है, मिसाल के तौर पर ये भी आपकी डिक्रीज करती रहती हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि तमाम सब्सटेंसेस में बेसिकली जो आपके पास हम बात कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस के अलावा खासतौर पर लिक्विड्स के अंदर जो वाटर है उसकी हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है, वाटर की हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है। और दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर भी वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये मैक्सिमम है। सिर्फ वाटर से ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड मेटल्स की होती है, मिसाल के तौर पर जैसे मरकरी है लिक्विड मेटल है, इस तरह का अगर आपके पास कोई लिक्विड मेटल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वाटर से ज्यादा होगी, वरना वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, जो गैस है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये भी बेसिकली आपकी गैस की थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन जो प्रेशर के ऊपर इसकी डिपेंडेंस बड़ी वीक है। अगर प्रेशर क्लोज टू एटमॉस्फेरिक हो, यानी कि प्रेशर अगर क्लोज टू एटमॉस्फेरिक होगा तो उस वक्त जो गैस की जो डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर पे ही होगी, प्रेशर पर नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके पास हाई प्रेशर है फिर जो प्रेशर की जो सिग्निफिकेंस है थर्मल कंडक्टिविटी फॉर गैसेस इट इज मच मोर हायर। एक आपके पास चीज ऐसी है कि जो स्टीम विच इज ऑल्सो अ गैस, स्टीम जो है बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिपेंडेंस शो करता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की, वो आपके पास जो है बेटा लिटरेचर में इजीली अवेलेबल है। अच्छा जी, एक और टर्म जो है थर्मल डिफ्यूजिविटी है। थर्मल डिफ्यूजिविटी को आप अल्फा से डिनोट करते हैं और आप इसको लिखते हैं के ओवर रो इंटू सी पी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी को अगर आप जो है सी पी और हीट कैपेसिटी और डेंसिटी के प्रोडक्ट से आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो टर्म बनती है, एक कॉम्बिनेशन बनती है, इसको आप थर्मल डिफ्यूजिविटी कहते हैं। अच्छा, इस तरह थर्मल डिफ्यूजिविटी है ये आप मास ट्रांसफर में पढ़ेंगे, उसमें आपके पास मास डिफ्यूजिविटी भी होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो इसकी जो यूनिट है थर्मल डिफ्यूजिविटी के बिल्कुल वही यूनिट है जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट होते हैं, मसलन आपके मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फीट स्क्वायर पर आवर। और ये आपके पास जो थर्मल एनर्जी होती है बेसिकली ये जब किसी सब्सटेंस में से डिफ्यूज करती है, किसी सब्सटेंस में से डिफ्यूज करती है तो होता ये है कि अगर आपका कोई सब्सटेंस जिसकी अल्फा की वैल्यू यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू जो है अगर हाई होगी तो ऐसे सब्सटेंस के अंदर जो है वो ये बहुत तेजी के साथ, यानी कि द सब्सटेंस इज हैविंग हाई अल्फा वैल्यूज या हाई थर्मल डिफ्यूजिविटी वैल्यूज, उसके अंदर से जो थर्मल एनर्जी है वो रैपिडली जो है वो डिफ्यूज करेगी। जबकि उसके मुकाबले में अगर आपके पास अल्फा यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की जो वैल्यू है वो लो है तो ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो स्लोली डिफ्यूज करेगी। और गैसेस के केस में जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो बेटा उसकी प्रेशर और टेम्परेचर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है। मैं ऑलरेडी बेटा ये बुक्स आपके साथ इसमें से जो है वो शेयर कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आप जो है इन बुक्स को आपको चाहिए कि आप इसको डाउनलोड कर लें और उसके अलावा आप इनको भी गो थ्रू कीजिए। लेकिन आपको पता है कि मैं आपको जो भी मटेरियल है मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो इम्पोर्टेंट आपका मटेरियल हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो दिस लेक्चर बेटा इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर ocw.kfueit.edu.pk एंड योर LMS। जब मैं कह रहा हूँ कि ये लेक्चर तो इसका मतलब ये है कि इसके लेक्चर की वीडियो भी, लेक्चर के नोट्स भी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स so that when you participate in our live
ऑनलाइन क्लास, यानी कि ऑनलाइन जो हम गूगल मीट के जरिए क्लास लेते हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, सवाल वगैरह पूछ सकें। बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा, ये ज़िंदगी भर मैं आपको बता रहा हूँ, वाइवा वगैरह के अंदर और ख़ास तौर पर इंटरव्यू के अंदर ये जो हीट कैपेसिटीज़ के जो आपको वो अक्सर पूछ लेते हैं, यार आपको कौन कौन से जो है वो आपको नंबर पता है। हम सारे नंबर मैंने बात नहीं की, ये तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर है। मैं इंशाल्लाह एक और एक्स्ट्रा एक आपको बुक से स्कैन पेजेस है, मैं वो भी लगा दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपके पास इतने ज़्यादा आपके पास जो डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, ये कुछ डायमेंशनलेस नंबर होते हैं वो मैच ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ हीट ट्रांसफर के लिए होती हैं, कुछ फ्लूइड फ्लो के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास डायमेंशनलेस नंबर है, लेकिन आपको जो मेन डायमेंशनलेस है नंबर है, इनको आपको जानना, याद करना, जैसे रेनॉल्ड नंबर का पता है, तो आपको पता होना बेटा बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास हमेशा मौका होता है ऑनलाइन सेशन में भी। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे बेटा जो है ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीक होगी, नेक्स्ट वीक यानी कि द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द 28 ऑफ द सितंबर, बेटा इंशाल्लाह वो जो हमारा वीक है उसमें आप पर्सनली, फिजिकली, आप जिस तरह बड़ा क्लासिकल तरीका है क्लासेस पढ़ने का, उसमें आप शामिल होंगे। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।